बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि काफ़ी दिनों से आप लोग जान रहे हैं, ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों से हमने करने की सोच रखी थी, पर बीच बीच में कुछ ऐसी अनिश्चितताएं हो गई कि हम इसको कर नहीं पाए। तो आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनुज लुगुन सर। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि सर आप मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस महाविद्यालय के गार्जियन स्वरूप प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुमार सर से आग्रह करती हूँ, सर आप ग्रहण करें। ये हो पाएगा? ऑन करूँ? मैं अपने विभाग की सह प्राध्यापिका डॉक्टर सोनू अन्नपूर्णा मैम से आग्रह करूंगी कि मैम आप मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। 1 मिनट का मुझे समय दें। हमारे विभागाध्यक्ष और मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद सर से मैं आग्रह करूंगी कि सर आप भी मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। तो सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम से आपको रूबरू करवा दूं कि आज का कार्यक्रम कितने भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले स्वागत सत्र होगा, तत्पश्चात हम अतिथियों का वक्तव्य सुनेंगे। तीसरी, क्या सही है ना सब कुछ? तीसरे भाग में यहाँ के बच्चों ने अनुज लुगुन सर की कविताओं का पाठ रखा है। छोटी छोटी कविताएं कुछ उन लोगों ने चुनी है, उसका वो पाठ करेंगे। और चौथे सत्र में सर से उनकी कविताओं पर और भी तरह की बातें होंगी जो उसी समय खोले तो बेहतर है। तो ये है हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अंत में धन्यवाद ज्ञापन। तो सबसे पहले मैं आनंद सर से आग्रह करूंगी कि दिव्या आप थोड़ा मंच पे आ जाए। हाँ, आनंद सर से आग्रह करूंगी कि वो अनुज लुगुन सर का सम्मान करें। अतुल भाई कैमरा तो संभाल लीजिए। हाँ सर, ज्ञानी को कहाँ भेज दिया गया है? ऑन है? हाँ, बस देखना और तस्वीरें खींचनी है। अतुल भैया आपको तस्वीर लेने आती है? अच्छा, मैं एक तस्वीर जाके। ओके, अब मैं अपने विभाग की सह प्राध्यापिका डॉक्टर सोनू अन्नपूर्णा मैम से निवेदन करूंगी कि वो प्राचार्य महोदय का सम्मान करें। दिव्या को ले। अब मैं अपने महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर अभय नारायण सर से निवेदन करूंगी कि वो आनंद सर का सम्मान करें। बहुत बहुत एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। अब ज्यादा समय न गवाते हुए मैं डॉक्टर
डॉक्टर सोनू अन्नपूर्णा मैम को स्वागत भाषण के लिए, स्वागत वक्तव्य के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद ट्विंकल। यहाँ सीवी रमन भवन में आए हुए सभी शिक्षक गणों और छात्र गणों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। यह बहुत खुशी का मौका है कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कुछ संवादों के लिए, कुछ विचार विमर्श के लिए आदिवासी साहित्य पर। सबसे पहले मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय का स्वागत करती हूँ कि अपने व्यस्त समय में से कुछ क्षण निकाल कर वे हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं हृदय तल की गहराइयों से उनका स्वागत करती हूँ। फिर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुज लुगुन, जो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से यहाँ पधारे हैं और जिनको आज हम सुनेंगे, जिनके संवादों को सुनेंगे, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय जो अभी परीक्षा नियंत्रक का कुशल भार संभाले हुए कुशलता पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का उन्होंने बेड़ा पार किया है और इस कार्य के लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं उनका हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और वंदन अभिनंदन करती हूँ। फिर इस सभागार में मौजूद सभी शिक्षक गणों का, अपने विभागीय शिक्षक गणों का और बाहर से पधारे सभी शिक्षक गण, छात्रगण, छात्राओं का, सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पर श्री अनुज लुगुन के विचार सुनने के लिए, आदिवासी साहित्य पर उनसे संवाद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आदिवासी साहित्य, सबसे पहले अनुज लुगुन के बारे में बता देना जरूरी है। ऐसे उनका वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका जन्म रांची में एक मुंडा परिवार में हुआ है और उनकी शिक्षा रांची विश्वविद्यालय से तथा BHU से हुई है। शोध कार्य भी उन्होंने BHU से किया है और उन्हें अघोषित उल गुलाम नामक कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह हमारे हिंदी साहित्य के लिए भी गौरव की बात है। इसके अलावा उनकी एक लंबी कविता है बाघ और सुन्ना मुंडा की बेटी, जिसके लिए भी उन्हें साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंटिन्यू रखा जाए। उनकी एक बहुत लंबी कविता अघोषित उल गुलाम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह हमारे लिए भी गौरव की बात है। और इस तरह से हम देखते हैं एक और उनकी कविता है, कवि के रूप में वे खासे चर्चित रहे हैं और पत्थरगड़ी नाम की एक कविता, एक नाम का एक कविता संग्रह है, वह भी काफी लोकप्रिय हुआ है। इस तरह उन्होंने कविताएं लिखी हैं, कवि के रूप में यश अर्जित किया है। इसके अलावा उनकी कहानियां भी हैं, विमर्शपरक लेख भी हैं और संपादन भी है। हम इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं। आदिवासी साहित्य मूलतः वह साहित्य है जिसमें आदिवासियों के जीवन और उनके समाज का चित्रण आदिवासी दर्शन के अनुरूप अभिव्यक्त हुआ है या किया गया है। आदिवासी उस समुदाय के लोग हैं जो जड़, जमीन और जंगल से जुड़े हुए हैं। 20वीं सदी के आखिरी दशक में हिंदी साहित्य में, भारतवर्ष में एक बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों का उभार हुआ। दलितों, स्त्रियों, किसानों, आदिवासियों की समस्याओं को लेकर बहुत सारे विमर्शों का जन्म हुआ।
उनमें से आदिवासी विमर्श भी एक है। आदिवासी जंगल और जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी उन्हें जीवन से भी बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है कि अकेले झारखंड राज्य से 10 लाख से अधिक आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं। और यह भी खबर मिली है कि राजस्थान के विभिन्न इलाकों से बहुत सारे आदिवासियों को बाहर भेजा जा रहा है तथा उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। बाजार और सत्ता की मिलीभगत ने आदिवासियों का अस्तित्व ही संकट में ला दिया है। हमें देखना यह है कि आदिवासी के साहित्य में जो जल, जंगल और जीवन से जुड़े हुए हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उस पर क्या विचार किया गया है। आदिवासी साहित्य मूलतः उनकी गरीबी, उनके जीवन, उनके संघर्षों के बारे में बताता है। और यहाँ जहाँ तक आदिवासी साहित्य का संबंध है, वे आदिवासी अभी अपनी पहचान के संकट से गुजर रहे हैं। उनको अस्मिता की खोज करनी है, साथ ही उनके साथ जो शोषण हो रहे हैं, उनके विभिन्न स्वरूपों पर उनके स्वरूपों का उद्घाटन भी उन्हें करना है। आइए हम देखते हैं, अनुज लुबुन जी के शब्दों में ही हम सुनेंगे कि आदिवासी साहित्य में क्या कुछ चीजें हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। हम इसके बारे में उनके मुख से खुद सुनेंगे, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। धन्यवाद। वाह, सही कहा मैम आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अपने विभागाध्यक्ष और मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद सर से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और हमें ऊर्जा से भर दें, जो कि हमेशा करते हैं। धन्यवाद। मेरी आवाज थोड़ी मोटी है, मैं भी जिस तरह से हूं उसी तरह से। पहले तो मैं स्वागत करता हूं अपने प्राचार्य का और इस सभागार में बैठे सारे शिक्षार्थियों जो शिक्षा के अर्थ को समझते हो या फिर अर्थी उठा रहे हो। साहित्य की कोई सीमा होती है क्या, ये प्रश्न चिन्ह आपके दिमाग में होना चाहिए। हमने प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया कि हम अपने छात्रों को कुछ दे सकें। हम कुछ न दे सकें तो कम से कम एक विचारधारा, एक दृष्टि दे सकें कि वो समाज को उस नजरिए से देख सके। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज साहित्य का बहुत बड़ा दायित्व बढ़ गया है। इस विखंडित होते समाज में आपके भीतर एक मानवीय मन नहीं रह गया, मानवीय चेतना का अभाव होता जा रहा। भौतिकता की संस्कृति, दूर होने का भाव और संबंधों को अस्वीकारने की प्रवृत्ति ने समाज को इस चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि वो चले तो किस तरफ चले। आज हम वहां खड़े हैं जहां कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर देखा जाए तो अंदर से खोखलापन है। उस खोखलेपन को भरने के लिए कौन सी चेतना आवश्यक है, इसका निर्णय करने में हमारे छात्र भी बहुत दूर तक सफल नहीं हो पाते। जब शिक्षक ही यहां संकुचन का भाव महसूस करते हैं, चंद पाठ्यक्रम के चंद कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, इतिहास खंडों को पढ़ लेने से
क्या आप साहित्य मर्मज्ञ हो गए? क्या आपने साहित्य को जाना? ये प्रश्न आपके मन में निरंतर होना चाहिए। प्रश्न इस अर्थ में भी होना चाहिए कि साहित्य को पढ़ा कैसे जाए। प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ लिया, निराला की कविताओं को पढ़ लिया। निराला की कविता की एक पंक्ति है, मानव मानव से नहीं भिन्न। जब मनुष्य मनुष्य से भिन्न नहीं है तो फिर ये विभेद कहां से आया? ये शोध का विषय हो सकता है। हम इतिहास के उन तिथियों को नहीं बदल सकते जो हमारे पुस्तकों में मुद्रित है, छप गए हैं। वो इतिहास हो सकता है। इतिहास वर्तमान का आईना होता है और वो आईना आने वाले भविष्य को हमारे सामने रखता है। फर्क इतना ही है कि आप कौन सी दृष्टि रखते हैं। हम शिक्षकों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों में विचार की प्रवृत्ति को बदलें, दृष्टि में व्यापकता ला सकें, ऐसा कोई परिवेश गढ़ दें। संघर्षों में मुस्कुराने की चेतना उसमें भर दें, संघर्ष से डट के सामना करने के आत्मबल उसमें भर दें। ये शिक्षकों का उद्देश्य होना चाहिए, न कि पाठ्यक्रम में दिए गए उन अंशों को पढ़ा के इति श्री रेवा खंडे अष्टमोध्याय, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा लगता था जब मैं पढ़ा रहा था। अगर ये जितने छात्र हैं इसमें से अधिकांश अगर हिंदी विभाग के हैं तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज एक साथ इतने छात्रों को देख पा रहा हूं। अगर बाहर के भी हैं तो उनका भी स्वागत है। मैंने प्रयास किया था कि कुछ बहानों से कोई न कोई ऐसा बहाना मिले जो मैं अपने बच्चों को एक साथ देख सकूं, एक साथ अपने वर्ग में। वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश की। हवा के लिए पंखे, बैठने के लिए बेंच, खिड़कियों को पर्दे, सारे कुछ मैंने देने का प्रयास किया। पीने का पानी, सारा कुछ था। लेकिन अब आपके भीतर में वो चेतना कहां से भर दूं कि आपको यहां आना आवश्यक है। एक बार आए तो सही विभाग में, आपको लगेगा कि नहीं विभाग अपना है। ये अपने और पराये का जो भेद हो जाता है, ये बड़ा शब्द ही गलत बन गया था। अगर हर कोई अपना हो जाता है तो इसमें दिक्कत कहां आती? हम अकेले ही चले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनकर। पहले 2 थे, अब 4 हुए, 4 से 8 होंगे। जिस दिन 8 से 16 हो जाएंगे उसी दिन हम समझेंगे कि हमने अपने कुछ कर्म को कर दिया। मैं अपने यहां भी कहता था कि जब तक मैं विश्वविद्यालय नहीं जाऊंगा परीक्षाएं समय से नहीं हो पाएंगी। आज उसी फेर में अपने को बीमार कर दिया कि बच्चों का भविष्य कम से कम संवरे। अब तो 2-4 वर्ष की बात है, सेवानिवृत्ति के बाद तो फिर अपने जीवन का संघर्ष शुरू होगा। अभी तक मैंने कोई संघर्ष नहीं किया, केवल मनुष्य को समझने का प्रयास किया कि हर एक सांस के बाद दूसरी सांस क्या सोचती है, समाज के विषय में, कर्म के विषय में, उद्देश्य के विषय में, जीवन जीने के विषय में ये सोचती क्या है। मैं इसी के तलाश में रह गया। औरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी उसमें डालने का प्रयास निरंतर करता रहा, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। साहित्य की ये मांग है कि हम मनुष्य को मनुष्य की चेतना से भर दें। आज
हमारे पास ऐसा समय आया है, कहावत है ना, एक पंक्ति थी, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। ये कविता भावना की चरमावस्था है। भावना जब अपनी ऊंचाई पर होती है तो शब्द फूटने लगते हैं, टूटे फूटे ही सही, लेकिन शब्द में एक प्रवाह आ जाता है, एक लयात्मकता हो जाती है। उसमें भी लोगों ने सिद्धांत गढ़ दिया कि इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए, उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए। हम साहित्य के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। कैसे? इस पर निरंतर सोच का विषय आपको बनाना होगा। आज जितने भी शोध हो रहे हैं, आप पाएंगे इतिहास में मुद्रित उन सारे शब्दों के प्रति ही केवल अपनी चेतना उभेरते हैं, अपनी बात को कहने का साहस किसी में नहीं। अपनी बात आप रखें, आपने जो अनुभव किया, आप जो अनुभव कर रहे हैं, और आपके कर्म से आने वाले कल में क्या बन सकता है स्वरूप, उस स्वरूप को अगर आप देखें तो आप जरूर कुछ नया कर सकते हैं। ये जो आयोजन है, अनुज लुगुन जी से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। कविता मेरी पसंद तो है नहीं, मैं कहानी और उपन्यास का आदमी रहा, लेकिन कविता में दिल और भावना दोनों पन्नों में सिमट के उभरता है। आपकी सोच उन पन्नों में दिखाई पड़ती हैं, उन शब्दों में दिखाई पड़ते हैं जो आपके भीतर होता है। उसी का विस्तृत रूप हमारे साहित्य का आवरण ले लेता है। कविता आपके भीतर उपजती है। मेरा मानना है इन छोटे छोटे कार्यक्रमों से आपके भीतर एक नई दृष्टि आती है। मैं प्राचार्य जी से भी अनुरोध करूंगा, छोटे छोटे विभागों को कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करें, और आज के समय में अर्थ की महत्ता बहुत बढ़ गई। बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। अब पानी भी जो फ्री में मिलता था, मुफ्त में मिलता था, अब 10 से 20 रुपए बोतल आता है। अब हम बच्चों के गार्जियन की तरह हैं, उनके अभिभावक की तरह हैं। अगर उनको हम 20 रुपए का पानी पिला दें तो कौन सा गुनाह होगा, लेकिन वो 20 रुपए आएगा कहां से, ये गार्जियन को सोचना है, न कि बच्चों को सोचना है। मैं अपने गार्जियन से कहूंगा कि ऐसे आयोजनों के लिए कुछ आर्थिक सहयोग हर विभाग को दें, प्रोत्साहित करें कि निरंतर बच्चों के साथ संवाद बना रहे। कार्यक्रम करने से बच्चों में एक जीवंतता आती है। मैं मानता हूं कि 70 to 80% बच्चे ऐसे हैं जो केवल फॉर्म भरने आते हैं और परीक्षा देने जाते हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल बाद अगर मैं परीक्षा नियम तक रह गया, प्रश्नवाचक चिन्ह है 1 साल, तीसरे साल तो मैं रिटायरिंग कर जाऊं। तो अगले साल बच्चों को मैं वो पाठ पढ़ाऊंगा कि मैंने जो सोच रखा है कि पाठ पढ़ा दूंगा। कारण है कि कुछ समसामयिक परिस्थितियां हमें विवश करती हैं कि बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है वो हमको भी समझना होगा। 3-3, 4-4 वर्ष से कोई परीक्षा नहीं हुई, रिजल्ट नहीं हुआ, बच्चे 4 वर्ष से यूं ही भटक रहे हैं। अगर उसके भीतर कुछ है तो वो कहीं ना कहीं अपना मार्ग तलाश लेगा और वो अपने जीवन के लिए आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर मैं 24 के मई तक रह गया, डेट आप लोग लिख ले सकते, मई 24, फिर मैं तो बिना पढ़े बच्चों को पास भी नहीं होने दूंगा, इतना जरूर।
मई 24 तक जितनी परीक्षाएं हों, आप जैसे भी देना चाहें, मैं जानता हूं कि आपने क्या किया है, नहीं किया है। मैं सारे केंद्रों का निरीक्षण करता हूं, मुझे पता है कि कहां क्या हो रहा है। मई 24 तक आपको वो पूरी आजादी है कि आप अपने जीवन को जी लें। मई के बाद कोई कोताही नहीं बरती है। वो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा और आपके वास्तविक मूल्य का मूल्यांकन भी होगा, ये आने वाला कल बताएगा। अगर मैं रहा तो प्रश्न यहां ये उठता है, क्योंकि आज का परिवेश, जिस परिवेश में मैं कार्य कर रहा हूं, वो मेरे अनुभव नहीं है। मैं विवश हूं कि कार्य कर रहा हूं। मुझ में केवल इतनी कमजोरी है कि मैं बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे इन दुर्घटनाओं को देखकर भी चुप रहना पड़ता है मुझे। और जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं वो लाभ उठा रहे हैं। खैर, ये सब बातें आती जाती रहेंगी। केवल हमारे अगर साहित्य के बच्चे हैं तो मैं कहूंगा कि अपने गार्जियन से, अपने परिजन से, अभिभावक से ये कहें कि कम से कम एक क्लास करने का मौका हमें दिया जाए। आपके भीतर जिज्ञासा हो कि हम अपना वर्क कम से कम 1-2 घंटे कर ले कॉलेज में आके। अभी 1 महीना छुट्टी होने जा रही है, छुट्टी में मौज करें, कोई टेंशन नहीं, किसी तरह का तनाव लेना नहीं है। लेकिन अगर आप साहित्य पढ़ने आए हैं तो साहित्य के उद्देश्य को समझे, साहित्य के कर्म को समझे, उसके संघर्ष को समझे, उसकी अभिव्यक्ति को समझे, अपने मन को समझे, अपने विचार को समझे और अपनी दृष्टि को भी एक रास्ता दें। जब तक आप नवीन रास्ता नहीं देंगे, साहित्य के प्रति आप न्याय नहीं कर सकते हैं। केवल कागज के चंद टुकड़े, डिग्रियां लेकर के आप बहुत दूर तक नहीं भाग सकते। आज समाज खोजता है उन मूल्यवान चरित्रों को जिसके भीतर कुछ न कुछ हो। आपके चेहरे पर किसी को आकर्षित होने तक नहीं माना जा सकता है, आपके साथ वो खड़ा कभी नहीं होगा। इसलिए निरंतर अपने कर्म के प्रति ईमानदार। फिर मैं अपने प्रचार से कहूंगा कि आप एक ऐसी योजना बना लें, 10-20 हजार किसी कार्यक्रम के लिए हर विभाग को दें। मैं नहीं कहता कि मेरे हिंदी विभाग को ही केवल दें, हर विभाग को दें और उनके यहां कार्यक्रम कराएं। बच्चों में एक क्रियाशीलता रखें, शिक्षकों में एक क्रियाशीलता रखें। नहीं तो यहाँ के शिक्षक भी बहुत राजनीतिज्ञ हो गए हैं। मैं समझता हूं उनको, मैं देखता हूं उनको। राजनीति साहित्य का ही एक अंग है, लेकिन राजनीति का स्वरूप क्या हो ये भी उन्हें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लोगों को आप सुने और समझें कि हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। बाप रे, 1 साल और उसके बाद तो जो विद्यार्थियों का हशर होने वाला है वो समझ में आ रहा है मुझे। खैर, समय को ज्यादा न गवाते हुए मैं अपने महाविद्यालय के अभिभावक प्राचार्य डॉक्टर दीपक सर से अनुरोध करूंगी कि सर आप मंच पर आए और बच्चों का मार्गदर्शन करें। से बहुत बहुत स्वागत। गया कॉलेज गया के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस कविता एवं संवाद कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम इस विभाग को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे कॉलेज का यह विभाग बहुत ही जागरूक है। यहाँ के शिक्षक काफ़ी उत्साहित रहते हैं, विद्वान तो है ही हैं, शिक्षाविद भी हैं, साहित्यकार भी हैं और छात्रों के प्रति किस तरह से
इनको जागरूक किया जाए, यह शैली भी वो जानते हैं। लगातार कार्यक्रम हिंदी विभाग की तरफ से हो रहा है। इसके पहले भी 2 कार्यक्रम में मैं उपस्थित हो चुका हूं, जो हिंदी विभाग की ओर से किया गया था। वह भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो सर्वप्रथम मैं मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक एवं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष आनंद बाबू के प्रति आभार एवं वंदन कि ये जहाँ भी रहते हैं अपना परचम फहराते रहते हैं। अभी आप देख लें, परीक्षा विभाग ही है तो जमकर काम हो रहा है। परीक्षाएं निरंतर चल रही हैं। बच्चों के भविष्य के लिए ये सतत लगे हुए हैं कि किस तरह हो इसे पटरी पर लाया जाए, और बहुत हद तक पूरा मगध विश्वविद्यालय पटरी पर आ चुका है। परीक्षा प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। और आप छात्र भी इन्हें धन्यवाद दें कि आपके प्रति वो सतत लगे हुए हैं। मंचस्थ विद्वानों को नमन वंदन। सभा कक्ष में उपस्थित विद्वत शिक्षकगण, सम्मानित शिक्षकगण को भी वंदन, और हमारे शिक्षार्थी विद्यार्थी जो इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं, उन्हें स्नेह प्रेम नमन। कक्षाएं चलती हैं, आप पाठ्यक्रम से जुड़े रहते हैं, उसको पूरा करते हैं। वह सिलेबस जो है, आपका पाठ्यक्रम जो है, वह एक कोर्स है जो आप करते हैं। लेकिन इन संवादों के द्वारा, इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। आप साहित्य से परिचित होते हैं और समाज को जान पाते हैं। यह एक अच्छी परंपरा है, हर विभाग को करना चाहिए। मैंने घोषणा भी की है, जैसा कि आनंद बाबू ने कहा कि आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं बार बार हर विभाग को कहता हूं कि आप इस तरह का कार्यक्रम कीजिए। मैं दिल खोल कर आर्थिक मदद करूंगा, जितना भी संभव। यह अच्छी बात है कि हिंदी विभाग स्वावलंबी है। यह कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मुझसे 1 पैसा मांगा नहीं गया। मैं तो देने को तैयार था, लेकिन उन्होंने मांगा ही नहीं। चलिए, एक अच्छी परंपरा है, स्वावलंबी हैं आप लोग। लेकिन जहाँ भी, जिन्हें भी कार्यक्रम में पैसों की जरूरत है, आर्थिक मदद की जरूरत है, मान लीजिए ये तो छोटा कार्यक्रम है, आप बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करना चाहते हैं, तो आप निसंकोच करें। अभी अर्थशास्त्र विभाग से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है। इसके पहले पाली विभाग ने भी एक कार्यक्रम किया है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये विभागीय कार्यक्रम जो है, उन सब कार्यक्रमों से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ दर्शक दीर्घा में उससे डबल लोग हैं। तो मैं यह कह सकता हूं कि यह विभाग बहुत ही जागरूक है, यहाँ के बच्चे जागरूक हैं और इनमें कुछ सीखने की ललक है। ये एक अच्छी परंपरा है, यह परंपरा बनी रहनी चाहिए। मैं शुभकामना देता हूं इस विभाग को कि इस तरह का कार्यक्रम आप करते रहें, और मेरे तरफ से जो सहयोग बन पड़ेगा मैं वो सहयोग करूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और क्या ही चाहिए जब महाविद्यालय में ऐसे प्राचार्य हमारे गार्जियन स्वरूप हैं जो हर तरह से हमारी मदद करने को तैयार हैं, तो हम अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली समझ रहे हैं।
से घड़ी का इतनी देर से हम इंतजार कर रहे थे, जिस कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं, ये सारे वक्तव्य तो उसकी भूमिका में थे। अब हम असल विषय पर आते हैं और अपने अतिथि अनुज रुगुल सर को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि सर आए और हम बड़ी बेसब्री से आपको सुनना चाहते हैं। और समय की कोई पाबंदी नहीं है सर, हम आप ही को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं सारे विद्यार्थी। तो सर स्वागत। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा गया कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रति। आप सबने यह अवसर दिया, यह सम्मान दिया, मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। माननीय प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार जी, विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी, अभी आप परीक्षा नियंत्रक हैं और बहुत बड़ी भूमिका में हैं और छात्र हित के लिए प्रतिबद्ध होकर आप लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर सोनू अन्नपूर्णा मैम, डॉक्टर श्रीधर करुणानिधि जी और विभाग के सभी प्रोफेसर अध्यापक, सबके प्रति मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। विद्यार्थियों के प्रति भी आप सबने यह आयोजन किया, बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे विषय दिया गया है बातचीत करने के लिए कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में आदिवासी साहित्य। मैं सीधे विषय पर आता हूँ। हम आदिवासी साहित्य को कैसे समझें, आदिवासी साहित्य को हम कैसे पढ़ें, इसके संबंध में मैं अपनी बातें कहूँगा और इसी के संदर्भ में जो भी वैश्विक चुनौतियों का प्रश्न आता है, उन सब चीज़ों को मैं नोटिस करता हुआ रखूँगा सामने। मैं दो हिस्सों में अपनी बात कहूँगा। पहला हिस्सा होगा आदिवासी समाज और उसके इतिहास को लेकर और उसके वर्तमान को लेकर। हम आदिवासी समाज को कितना जानते हैं, हम आदिवासी संस्कृति, उनके जीवन को, उनके दर्शन को कितना जानते हैं, इस विषय पर हमें अपनी समझ रखनी चाहिए और इसी समझ के साथ हमें साहित्य में प्रवेश करना चाहिए। और जब हम साहित्य में प्रवेश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह एक ऐसा साहित्य है जो केवल आदिवासी समुदाय की बात नहीं करता, बल्कि वो संपूर्ण सृष्टि जगत के सहजीवन की बात करता है और उस पर वो महत्वपूर्ण राय रखता है, महत्वपूर्ण टिप्पणियां करता है, उसकी आलोचना करता है, उसके लिए वैकल्पिक दृष्टि के निर्माण की कोशिश करता है। सवाल ये आता है कि आज जो दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ी है, तकनीकों से लैस दुनिया है, हम इतने समृद्ध हो चुके हैं तकनीकों के मामले में, वैसे दौर में आदिवासी साहित्य या आदिवासी समाज अपनी तरफ से क्या भूमिका निभा रहा है या क्या देह है उनका, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अमूमन हमारी जो दृष्टि बनी है आदिवासी समाज को लेकर, वो ये कि वह समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है, वह असभ्य है, जंगली है, बर्बर है और इस तरह के नैरेटिव्स बने हुए हैं आदिवासी समाज को लेकर। और यह आज का नैरेटिव्स नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही ऐतिहासिक शोषण और उत्पीड़न की प्रक्रियाओं का ये नैरेटिव है। और ये न सिर्फ हमारे भारत में ये बात है, बल्कि पूरे विश्व समुदाय के आदिवासी समाज को जब हम देखते हैं तो उनके साथ लगभग यही समस्या है। तो मैं अपनी बात ये कहने की कोशिश करूंगा कि आज की जो वैश्विक दुनिया है, जिसे हम सभ्यता के उच्चतम मानकों के साथ मापते आंकते हैं, उसके समकक्ष, उसके समक्ष, उसके बरक्स आदिवासी समाज और उसका साहित्य किस विचार के साथ खड़ा है, उसके बीच के संबंध, सहसंबंध, अंतर्विरोध क्या है, इन चीजों पर हमें विचार करना चाहिए। मैं सबसे पहले एक छोटी पंक्ति का उल्लेख करना चाहूंगा। कविता की एक छोटी पंक्ति है और यह कविता है मालतो भाषा के एक कवि का। मालतो भाषा अब विलुप्त प्राय भाषा है, यानी यह विलुप्त होने वाली भाषा है। इस भाषा का एक कवि है जो कविता लिख रहा है। मैं पहले कविता की 2-4 पंक्तियां पढ़ूंगा, फिर उसके बाद इस कवि के इतिहास से आपको परिचित कराऊंगा, फिर हम देखें कि उसका इतिहास कैसे एक विश्व दृष्टि रखता है
और उस विश्व दृष्टि की अभिव्यक्ति साहित्य में हो रही है। कविता की पंक्तियां हैं कि दुनिया वालों पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ के सब फूल खत्म हो गए हैं। दुनिया वालों पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ के सब फूल खत्म हो गए हैं। उसके बिना हम पहाड़ वाले कैसे जिएंगे और क्या खाएंगे पिएंगे। हमारी सब फसलें खत्म होती जा रही है। एक छोटी पंक्ति है। मालवा भाषा के कवि हैं सुंदर पहाड़िया। पहाड़िया आदिवासी समुदाय के कवि हैं और पहाड़िया समुदाय आज लगभग विलुप्त होने वाला है कि आबादी बहुत कम हो गई है। और हम जानते हैं अगर पहाड़िया समुदाय का इतिहास, इसी पहाड़िया समुदाय के बहुत बड़े नायक हुए जो हमारे बिहार के लिए रहे, हुए थे तिलका मांझी। तिलका मांझी से हम सब परिचित हैं, हम सब परिचित होंगे। बिहार के इतिहास के गौरव है तिलका मांझी। राष्ट्रीय आंदोलन के गौरव है जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता को, अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी और अंग्रेजों के साथ या जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं उनसे जो संघर्ष हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह वही थी जल जंगल जमीन की बातें। और हम सब जानते हैं कि पहाड़ियों का आंदोलन जो 1765-70 के दशक में चला, इतना मजबूत आंदोलन था कि अंग्रेजों को विवश होकर उनसे समझौते करने पड़े थे। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज किसी समुदाय को उनकी संतुष्टि के लिए कुछ अधिकार दे देते थे, लेकिन न्याय का अधिकार दूसरों को कभी नहीं देते थे, अपने हाथ में रखते थे। लेकिन जब पहाड़ियों के साथ संघर्ष हुआ तो विवश होकर उन्हें न्यायालय संबंधी जितने भी अधिकार थे, जो ऑटोनॉमी या स्वायत्तता की बातें थी, वो पहाड़िया समुदाय को देनी पड़ी थी। उस इतिहास का कवि है सुंदर पहाड़िया जो एक कविता लिख रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एक कवि विलुप्त होती हुई अपनी भाषा में कविता के विचार को व्यक्त कर रहा है तो उसकी कौन सी वजहें हैं और कौन से ऐसे विचार हैं जो आज की जो वैश्विक दुनिया की चुनौतियां हैं उससे जुड़ रही है। इसी तरह की एक कविता है, सुषमा अशोक की कविता है। मैं कुछ कविता की पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, फिर उसके बाद अपनी बातें और आगे ले चलूंगा। सुषमा अशोक की कविता की पंक्तियां कहती हैं, कितने दिनों तक जमीन बेचा हुआ रुपया पैसा रहेगा। कितने दिनों तक जमीन बेचा हुआ रुपया पैसा रहेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा बच्चे तुम्हारे खून से दीपक जला जला कर खोजेंगे। उस दिन तुम्हारी आंखों से गिरेगा पानी, सभी सूख गए झरनों का पानी, झर झर झर। ऐसी कई कविताएं हैं जिन कविताओं को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि स्वाभाविक रूप से प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर, अपने परिवेश को लेकर चिंता दिखाई देती है। और ये जिन कवियों का मैंने उल्लेख किया, ये ऐसे कवि हैं जो आदिवासी समुदाय के उन हिस्सों से आते हैं जिनकी आबादी लगभग समाप्त प्राय है। जैसे असुर समुदाय है, हम असुरों की बात शास्त्रों में सुनते हैं, लेकिन असुर आदिवासी समुदाय है। वो अभी भी झारखंड के, आप देखिएगा, पठारी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा की नहीं है आज की तारीख में, और भाषाएं लगभग इनके विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उनके बीच की ये अभिव्यक्तियां आ रही हैं। और जब ये असुर समुदाय की कवित्री ये कविता लिख रही है तो इसके लिखने की कौन सी वैचारिक प्रेरणा है? तो जो वैचारिक प्रेरणा है ये इन्हें मिलती है उनके पुरखों से, उनके इतिहास से, उनके स्मृतियों से, जिन्हें कभी दर्ज नहीं किया गया। यानी हम ये कहेंगे कि आदिवासी साहित्य इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है, इस विचार को रखने का पक्षधर है कि इतिहास से विस्मृत किए गए, उपेक्षित किए गए उन समुदायों के न्याय की बात करना, उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए वर्तमान में उन्हें इस सम्मानजनक स्थिति में ले आने का प्रयास। असुर समुदायों की यहाँ अगर हम देखें तो उनकी जो वाचिक परंपराएं हैं, ओरल ट्रेडिशन है, वाचिकता है, वहाँ ये चीजें बहुत गंभीर रूप से मौजूद है कि कैसे हम सहजीवन को बचा कर रखें, सहजीविता।
मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध और मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध। अभी डॉक्टर अभय आनंद सर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने जो बात कही कि अगर हर कोई मनुष्य को मनुष्य की तरह देखे तो फिर समस्या कहाँ है, ये भेदभाव कहाँ से आता है। हम एक ऐसी सभ्यता में सवार है कि हिस्से है जहाँ बाहर तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अंदर खोखला है। ये आनंद सर ने कही और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जो मेरे बातें उन चीजों के संदर्भ के तौर पर। सभ्यता की अक्सर हम बात करते हैं तो हम सभ्यता के दो रूपों में से केवल एक रूप को देख पाते हैं, जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। हम सिविलाइजेशन के केवल कंक्रीट रूप को देख पाते हैं, जिससे बिल्डिंग है, ढांचे हैं, वो सारी तकनीक है, बस इसको हम देख पाते हैं। लेकिन सभ्यता के साथ एक अनिवार्य चीज जुड़ी रहती है, वो है वैल्यू का, मूल्य का, विचार का, आइडिया का। इस चीज को अमूमन हम नहीं देख पाते। और सभ्यता का जो एक अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त स्वरूप है जो दिखाई नहीं देता, जो हमारे व्यवहार में और चेतन में शामिल रहता है, जिससे हम संचालित होते हैं, उसे हम देखते नहीं और केवल सभ्यता के जो दिखने वाले स्वरूप है उसके आधार पर हम विकास के सारे मानक तय कर लेते हैं। आदिवासी समाज सभ्यता के इस अंतर्विरोध को रेखांकित करता है, साहित्य को रेखांकित करता है। और ये सिर्फ झारखंड के आदिवासियों के साथ नहीं है, भारत के, मध्य भारत के, पूर्वोत्तर के आदिवासी समाज के साथ नहीं है, बल्कि लगभग सभी आदिवासी समुदायों के साथ है। अगर हम अमेरिकी महाद्वीप में चले जाए, वहां के जो रेड इंडियंस जो आदिवासी समुदाय थे, वहां के जो मूल निवासी थे, जिनका संहार किया गोरों ने, हम उनकी कविताओं में देखें तो कहते क्या है। उनकी कविताओं में भी ठीक यही विचार आता है और ये बात कहते हैं। पूरा जो लैटिन अमेरिकी आदिवासी समुदायों का संघर्ष है, उनकी बात अगर हम गौर करें तो कहते हैं कि वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 500 years ऑफ स्ट्रगल। क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका में जो उपनिवेश कायम किया गोरों के द्वारा या यूरोपियों के द्वारा, उससे जो उत्पीड़न उन्हें झेला, उस उत्पीड़न उन्होंने देखा कि कैसे उनकी जो सभ्यताएं हैं, उनकी संस्कृति है, उसके जो दार्शनिक विचार है, उन चीजों का खंडन किया जा रहा है, तब उनकी प्रतिक्रिया में वो सारी रचनाएं आती हैं। यानी आज की तारीख में अगर हम देखें आदिवासी साहित्य को, जिसका एक अनिवार्य रूप से प्रश्न उठाया जाना, जैसे एक बात हम गौर करें, 1996 में एक घटना घटी जिसमें यूरोप के देशों ने, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जितने भी औपनिवेशिक देश थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना उपनिवेश कायम किया था, उन्होंने यूएन में एक प्रस्ताव रखा था। उसमें यह बात कही थी कि हम अमेरिका की खोज के 500 वर्ष पूरे होने पर हम एक आयोजन करना चाहते हैं। हम ये घोषित करें कि ये तिथि सभ्यता की खोज की तिथि है। यानी अमेरिका की खोज और जो नई दुनिया की खोज हुई, जिसे मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण की चीजें हुई, इसके लिए हम एक उत्सव मनाए, विजय का उत्सव मनाए और हम ये माने कि यह एक ज्ञान की खोज की तारीख है, सभ्यता की खोज की तारीख है। लेकिन जब ये बात पता चली आदिवासी समुदायों को तो उन्होंने इस चीज का प्रतिकार किया, उन्होंने विरोध किया और ये बात कही कि दरअसल विजय की तारीख नहीं है, ज्ञान की तारीख नहीं है, ये दरअसल नरसंहार की तारीख है। क्योंकि इन्हीं तारीखों के जरिए उपनिवेशवाद का प्रसार हुआ और उपनिवेशवाद ने आदिवासी समुदायों को लगभग अस्तित्व संकट में धकेल दिया है। और ये एक बहुत जटिल स्थिति थी। हमें इस ऐतिहासिक संदर्भ को देखना चाहिए। हम भारत में हुए औपनिवेशिक संदर्भों को कैसे देखते हैं? भारत में आदिवासी समाज ने अंग्रेजों के साथ कैसा संघर्ष किया, कैसा रिश्ता रहा? भारत के जो दूसरे समुदाय थे, मुख्य धारा के समुदाय थे, सबल समुदाय थे, उनके साथ आदिवासी समाज का क्या संघर्ष रहा? हम इन चीजों को देखें। जैसे मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं, ये मैक्सिको के आदिवासी समुदाय की पंक्ति, कविता की पंक्ति है, जो माया सभ्यता के बचे हुए अवशेष माने जाते हैं। मैक्सिको का दक्षिणी हिस्सा है शियापास। यहाँ एक आंदोलन चला
एमिलियानो जापाटिस्टा के नेतृत्व में, जैसे बिहार में तिलका मांझी के नेतृत्व में आंदोलन चला, जैसे झारखंड में बिरसा मुंडा के आंदोलन में नेतृत्व चला, जैसे गुंडादुर के नेतृत्व में चला, जैसे रानी गिडालो के नेतृत्व में आंदोलन चला नॉर्थ ईस्ट में, ठीक उसी तरह मैक्सिको के आदिवासियों का आंदोलन चला गोरों अंग्रेजों के खिलाफ, और यह आंदोलन जापाटिस्टन मूवमेंट के नाम से जाना गया। इस आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम था एमिलियानो जापाटिस्टा। उन्हीं के नाम पे संगठन है आज की तारीख में, और वे लगातार इस चीज का बहिष्कार करते हैं, प्रतिकार करते हैं कि अमेरिका जैसे ये जो दुनिया है ये हमें क्या सीख देती है, हम कौन सा जीवन जिए। हमारा जीवन है, हमारी स्वायत्तता है, आप हमें भले ही आर्थिक तौर पर पिछड़े समझिए, आप हमें असभ्य बर्बर जंगली समझते रहिए, लेकिन हमारा जीवन मनुष्य के लिए और प्रकृति के लिए सहजीविता और सहजीवन के दर्शन से चलता है, और हम इस पर यकीन करते हैं। और वे ऐसे समुदाय के लोग हैं जो पानी को बेचने का विरोध करते हैं, वे जमीन बेचने का विरोध करते हैं, पेड़ पत्ते जंगलों के बिकने का विरोध करते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इन वस्तुओं पर, इन चीजों पर केवल मनुष्य का अधिकार नहीं है। अमूमन हमने क्या नैरेटिव गढ़ा है, हम फ्रांसीसी क्रांति के नैरेटिव्स को देखते हैं तो क्या कहता है, वो कहता है मनुष्य केंद्रीयता की बात करता है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात मनुष्य के लिए है, लेकिन मनुष्य के साथ जो रहने वाले जीव है उनके लिए क्या है। तो ये इस चीज का प्रतिकार करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति में मनुष्य केंद्र में नहीं है और मनुष्य उसका एक हिस्सा मात्र है। एक छोटी सी पंक्ति है कविता की, मैं पढ़ना चाहूंगा। 4 पंक्तियों की कविता है, स्पेनिश की कविता है लेकिन ये अंग्रेजी में अनुदित है। We cannot buy the sun, we cannot buy the sun, we can't buy the rain, we can't buy my life, my land is not for sale। ये स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं कि अब सारी चीजों को बेचते चले जा रहे हैं, सारी चीजें आप नियंत्रण में करते चले जा रहे हैं, लेकिन ना ये हमारी जीवन शैली है, ना ये हमारा जीवन दर्शन है, और ना हम इस चीज के भागीदारी बनेंगे। मैं इतिहास के एक संदर्भ का जिक्र करना चाहूंगा जो संभवतः इतिहास के पन्नों से गायब है। वह एक हमारी सभ्यता के इतिहास का अनिवार्य अंग है, लेकिन वो इतिहास में दर्ज नहीं है। हम सब जानते हैं दूसरे महायुद्ध में, जब 2 महायुद्ध हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापान में परमाणु बम गिराए गए थे। जापान के 2 शहरों में, हम सब जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी हिरोशिमा, 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। और जितनी बड़ी मानवीय त्रासदी हुई वो हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो जीवचर थे या पारिस्थितिकी थी, जो पर्यावरण था, वो नष्ट हुआ, ये भी हम सब जानते हैं। बावजूद इसके आज की दुनिया इस घटना को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहती, न इसकी आलोचना करना चाहती है। इवन तक कि जो मानवाधिकार संगठन से जुड़े लोग हैं उनकी यह भी मांग रही कि अमेरिका इस चीज के लिए कम से कम माफी मांगे या निंदा करे, लेकिन ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली। लेकिन एक इतिहास का यह एक उपेक्षित और विस्मृत पक्ष है कि अमेरिका के आदिवासी समुदायों ने इस घटना का विरोध किया, न केवल विरोध किया बल्कि वहां के स्थानीय आदिवासी संगठनों ने पैसा चंदा करके, जुगाड़ करके वो जापान आए और उन्होंने जापानियों से माफी मांगी, इस बात के लिए माफी मांगी कि ये जो परमाणु बम गिराया गया, इस बम को बनाने के लिए जिस यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, ये यूरेनियम हमारी जमीनों से निकाला गया था। और उन्होंने ये बात कही कि हमारी सरकार के इस निर्णय में हमारी कोई भागीदारी नहीं थी, ना ही हमें इस बात की जानकारी थी कि इस तरह की विध्वंसक चीजें जो मनुष्यता के खिलाफ जाएंगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और उन्होंने इस चीज के लिए शर्मिंदगी महसूस की और उन्होंने इस चीज के लिए माफी मांगी। और अगर हम थोड़ा बहुत भी एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं या परमाणु अप्रसार आंदोलन,
के बारे में हम अगर जानते हैं तो परमाणु अप्रसार आंदोलन जो 2 महायुद्ध के बाद शुरू हुआ, एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट की जो बात आई, उसमें आदिवासी समुदायों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने इस बात की बहस की और उन्होंने ये मनवाया विश्व समुदाय को कि परमाणु न सिर्फ सैन्य उपयोग के लिए बल्कि अगर एनर्जी के लिए भी हम उपयोग कर रहे हैं तो ये दोनों स्थितियों में घातक है। और परमाणु अप्रसार का मतलब यह नहीं कि हम नाभिकीय हथियार बनाने की रोक लगाएं, बल्कि हम वैसी चीजों को रोक लगाएं जो धरती के अंदर है, जिसको वो लोग मदर लैंड कहते हैं, धरती माँ कहते हैं, उसके अंदर है, हम उसे ना निकालें और ना ही उसका उपयोग करने दें। चूंकि मनुष्यता के लिए जितना ये घातक है, यहाँ उस पूरे जीव समुदाय के लिए भी उतना ही घातक है। और हम देखें, इस तथ्य की ओर भी ध्यान दें कि जो मैनहट्टन परियोजना अमेरिका ने लगाई, जिसके तहत 2 परमाणु बम बनाए गए थे, ये मैनहट्टन परियोजना के लिए 1940 के दशक में खनन किया जाना था यूरेनियम के लिए कारणों से, लेकिन उस समय अमेरिका जर्मनी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, रुकावट थी, तो अमेरिका ने अपने ही देश के अंदर यूरेनियम की खोज की कोशिश की और एरिजोना प्रांत में जो नवाजो नेशन कहा जाता है, जैसे यहाँ के मुंडा संताल पहाड़ी आदिवासी कम्युनिटीज है, वैसे ही वहाँ पर नवाजो कम्युनिटीज है, नवाजो नेशंस के क्षेत्र में यूरेनियम मिला और वहाँ उन्होंने इस प्रकृति में, इस सृष्टि में मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जो श्रेष्ठता की जितनी भी अवधारणा है, ये अवधारणा मनुष्य विरोधी है। अब जाति से श्रेष्ठ हो जाइए, कुल से श्रेष्ठ हो जाइए, धर्म से श्रेष्ठ हो जाइए, रंग से श्रेष्ठ हो जाइए, श्रेष्ठता की जितनी भी अवधारणाएं हैं, ये अंततः मनुष्य में भेदभाव क्रिएट करती है। तो ये इस चीज को नकारते हैं और बार बार ये कहना है कि मनुष्य भी इस प्रकृति का महज एक तंतु मात्र है। जैसे एक जीव नष्ट होता है तो उस जीव का असर उसके जीवन, दूसरे जीवन पर पड़ता है, और इस संबंध को समझना चाहिए। वैश्विक चुनौतियों के दौर में आदिवासी साहित्य की जो बात मैंने रखी विषय के तौर पर, उसका संदर्भ ही यही है कि आज की तारीख में जो वैश्विक चुनौती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सहजीवन है, जो सहजीविता है, वह लगभग खत्म होता चला जा रहा है, बावजूद इसके कि आज हम उत्तर औपनिवेशिक दौर में हैं। उत्तर औपनिवेशिक दौर में इसका मतलब क्या कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हम उपनिवेशवाद के गिरफ्त में थे, पूरी दुनिया उपनिवेशवाद के गिरफ्त में थी। अरब के देशों पर, अफ्रीकी देशों पर, एशियाई देशों पर, यूरोप के देशों का नियंत्रण था। हम उसके विरुद्ध आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन करके हम खड़े हुए, हमने लोकतंत्र स्थापित किया, एक आधुनिक राष्ट्रवाद निर्मित किया। इसके बावजूद भी ये सवाल है आज, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक दौर में जो जटिलताएं हैं हमारे अंदर, जिन जटिलताओं में हम गिरते चले जा रहे हैं, उन सारे सवालों के प्रति आदिवासी समाज और साहित्य हमें सतर्क करता है। और जब वो इस तरफ जाता है तो इतिहास एक अनिवार्य बिंदु है, अनिवार्य मुद्दा है, क्योंकि इतिहास की उपेक्षा, इतिहास का दंश वहाँ मौजूद है। जैसे एक जो बात है आदिवासी समाज, जैसे आदिवासी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे इमेजेस खड़े होते हैं कि कुछ बहुत अलग ढंग के लोग होंगे, कुछ सींग होगा या दांत बड़े बड़े या राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, इस तरह की चीज़ें हमारे मानसिक छवि बनाई गई है। ये बनाई गई छवियाँ हैं और ये छवियाँ वर्चस्व वाले समुदायों के द्वारा, यूँ कहिए कि जिन्होंने आदिवासियों पर नियंत्रण कायम किया, उनके द्वारा बनाई गई है ये नैरेटिव से, ये स्थितियाँ है। आदिवासी साहित्य इन चीज़ों की प्रतिक्रिया में अपनी रचनाधर्मिता को सामने रख रहा है। जैसे अगर हम वंदा टेटे की कविताएं पढ़ें, वंदा टेटे की कविताएं आदिवासी जीवन संस्कृति से बहुत गहरे जुड़ी हुई है। उनकी कविता का एक शीर्षक है किन्नर। किन्नर जो शब्द है, ये शब्द खड़िया आदिवासी भाषा का है और खड़िया भी लगभग विलुप्त होने वाली भाषा है, बहुत कम बोलने वाले। किन्नर का मतलब होता है जंगल। उसी तरह से उनका एक काव्य संकलन है कोनजोगा। कोनजोगा एक पहाड़ है उनके गांव का, उनके नाम है। उसी तरह से अगर हम महादेव टोप्पो की बात करें, महादेव टोप्पो वरिष्ठ साहित्यकार है, अभी साहित्य अकादमी कार्यकारिणी के सदस्य भी है। उनकी किताब का शीर्षक ही है जंगल पहाड़ के पाठ।
जंगल पहाड़ के पाठ। अमूमन हम क्या देखते हैं, हम जंगलों को देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो कितनी झाड़ झांकड़ वाली चीज़ें हैं, यहाँ लोग कैसे रहते होंगे, क्या होते हैं। लेकिन उनकी जो अपनी स्थानीय ज्ञान परंपराएं हैं, जीवन को देखने की जो विश्व दृष्टि है, जिसे अब तक केवल बाहरी तरीके से देखा गया, जंगलों को, प्रकृति को, पहाड़ों को अब तक केवल दृश्य की तरह देखा गया कि हम गए, हमने पिकनिक किया, फोटो खिंचवाए और चले आए। लेकिन वहाँ एक समुदाय भी रहता है और उसके साथ एक अनिवार्य रिश्ता है। इस रिश्ते पर कभी गौर नहीं किया गया। महादेव टोप्पो अपनी कविता जंगल पहाड़ के पाठ में यही बात कहना चाहते हैं कि जंगल और पहाड़ के भी अपने पाठ हैं और उस पाठ को पढ़ा जाना चाहिए, उसे देखा जाना चाहिए। ऐसे ही बात अगर हम देखें, ग्रेस कुजूर की कविताओं का संकलन है एक और जनी शिकार। जनी शिकार स्त्री, जो आदिवासी समुदाय में जो आदिवासी स्त्रियां शिकार करती है, उसके ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर है। और हम सब जानते हैं कि बिल्कुल हमारे नज़दीक में रोहतास है। रोहतास के इतिहास को देखें, जहाँ बहुत समय पहले आदिवासी समुदाय की बसाहट थी, उसकी स्मृति, ऐतिहासिक स्मृति में ये किताब है एक और जनी शिकार। या फिर अगर हम एक उपन्यास देखें जिसको नॉवेल मिला, स्पेनिश में लिखा उपन्यास था, जो अंग्रेजी में अनुदित हुआ, हिंदी में भी अनुदित हुआ। पेरू के लेखक है मारिया वर्गास लोसा। मारिया वर्गास लोसा का उपन्यास किस्सा गो, अबला दोतो, इस तरह से उसका शीर्षक है स्पेनिश में। इसको नोबेल का साहित्य सम्मान मिला गया। ये किस्सा गो उपन्यास की कथा वस्तु क्या है, इसके अंदर वस्तु क्या है? जो जैपाटिस्टन मूवमेंट के लोग कहते हैं कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ 500 इयर्स ऑफ स्ट्रगल की जो बात करते हैं, उसमें से वही बात कही गई। पेरू के जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों का जीवन दर्शन और अफ्रीका के नाम पर जो उसको लेकर जो टकराव है, पूरे फिलोसफिकल टकराव है, उस पर वो उपन्यास लिखा गया और उसको नोबेल का सम्मान मिला। तो अगर हम साहित्य पर एक नजर डालें, आदिवासी साहित्य पर, तो हम ये पाते हैं कि भले ही जीवन को देखने और समझने का नजरिया रखता है, और हम सब जानते हैं कि आज हम जिस मूल्यों के संकट में फंसते चले जा रहे हैं, मनुष्यता जिस अधर में फंसती चली जा रही है, वैसे स्थितियों में आदिवासी साहित्य लगातार इस बात की अपील कर रहा है कि आप आदिवासियों को पहली बात तो उपेक्षित तरीके से ना देखें, दूसरी बात हम उनके विश्व दृष्टि को समझने की कोशिश करें और ये देखें कि आदिवासी विश्व दृष्टि में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकती है, उन चीजों के लिए अपनी तरफ से कोई विचार प्रस्तुत कर सकती है। तो ये एक बहुत अनिवार्य चीज है और एक अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से, बहुत संघर्ष के बाद ही सही, लेकिन ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और मैं तो इस बात के लिए गया कॉलेज के हिंदी विभाग की प्रशंसा करना चाहूँगा। एक सराहनीय प्रयास है कि आदिवासी साहित्य विषय पर बातचीत करने के लिए आयोजन किया गया। यह एक साहसिक कदम है। ये मैं आदिवासी साहित्य पर बात करने को मैं एक साहसिक कदम इसलिए कहता हूँ क्योंकि आदिवासी साहित्य बहुत तीखे सवाल सामने ले आ रहा है। जैसे भारत के संदर्भ में देखें, विस्थापन का एक मुद्दा है और विस्थापन, जैसे समता रक्षिता ही कह रहे थे, कितने बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन किया गया। वो हम सिर्फ भारत में ना देखें, पूरे विश्व समुदाय के अंदर देखें। ये बहुत बहुत जटिल स्थितियों में है। आज की तारीख में जो दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, जो वर्षावन, जो अमेजन है, अमेजन के जंगल के आदिवासी समुदायों की बात अगर हम देखें, यानोमामी समुदाय के वहाँ एक बहुत बड़े आदिवासी विचारक लेखक है जिन्हें यूएनओ ने अपने जो एक ग्लोबल वार्मिंग वाला प्रोजेक्ट है उसके अनिवार्य रूप से सामने रखा है। अब तो यूएनओ ये बात मानती है कि अगर आपको वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में बात करनी है तो आपको आदिवासी ज्ञान परंपरा, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम और उनके समुदायों से, उनके पुरखों से आपको अनिवार्य रूप से बात करनी ही पड़ेगी। और इस चीज़ के लिए यानोमामी समुदाय के जो व्यक्ति है वो उसके प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ मौजूद है।
तो मैं इसको साहसिक कदम इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, जैसे कि हमने परमाणु ऊर्जा की बात की या परमाणु या यूरेनियम के खनन की बात की, क्योंकि आज की तारीख में ये सारी चीजें राष्ट्र के लिए, देश के लिए जरूरत बन गई है। जब तक आप सामरिक रूप से शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक आप दुनिया में जो प्रतिस्पर्धा का माहौल बना हुआ है उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन आपको यूरेनियम का खनन करना है तो कहाँ जाना होगा? उन्हीं आदिवासी अंचलों में, क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। उन आदिवासी अंचलों क्षेत्रों के लिए संविधान ने पहले से अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। जैसे भारत के संदर्भ में हम देखें, इस संविधान में धारा 342 का खंड 1 है, जिसमें राष्ट्रपति इस चीज की सुनिश्चितता करता है कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति, उसके समाज को कैसे संरक्षित किया जाए। यानी आज की तारीख में आदिवासी होने को तय करने वाली एक संवैधानिक धारा है जिसे राष्ट्रपति तय करते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, और इसके जरिए एक संवैधानिक एक धारा बनी है जिसको TAC कहते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। और संविधान ने 2 अनुसूचियां बनाई हैं। संविधान में 2 अनुसूची है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। ये 5वीं और 6ठी अनुसूची इस बात की गारंटी देती है कि किसी भी क्षेत्र में आदिवासी समुदायों तो संस्कृति और उसके अस्तित्व की रक्षा की जाएगी। लेकिन जैसे ही राष्ट्र की सुरक्षा का संबंध आता है, जैसे ही आप सुरक्षा संबंधी बात करना शुरू करते हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, जो मानव अधिकार से संबंधित चीजें हैं, जो स्थानीय समुदायों के लिए, उसे क्या कर दिया जाए? रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, या फिर उसे हटा दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इस तरह के मुद्दों पर सवाल करना, बात करना बहुत चुनौतीपूर्ण एक मसला है। जैसे कि हम सब जानते हैं, झारखंड में बगल में ही जादूगोड़ा है, आप लोगों ने सुना होगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन होता है। और हम सब जानते हैं कि पोखरण का जो परमाणु परीक्षण हुआ, उसमें इस खनन की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन वहाँ बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। जादूगोड़ा में आदिवासियों के संघर्ष को लेकर श्री प्रकाश एक बहुत बड़े फिल्मकार है, विश्व प्रसिद्ध फिल्मकार है, श्री प्रकाश ने एक फिल्म बनाई, बुद्धा वीप्स इन जादूगोड़ा। इन जादूगोड़ा में बुद्ध रो रहे हैं। वो बताते हैं कि कितनी कठिनाई हुई इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है, तो वहाँ पर अनिवार्य रूप से सुरक्षा संबंधी बहुत कठोर स्थितियां हैं। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर आदिवासी समुदाय की संवैधानिक स्थितियां भी है। अब इसमें टकराव शुरू हो जाता है। तो ये क्रिटिकल स्थिति होती है। अब इन स्थितियों पर विचार करना एक चुनौतीपूर्ण बात है। जैसे कि अभी हमने अमेरिका के एरिजोना प्रांत की बात की, जहाँ से यूरेनियम का खनन किया गया था, वहाँ जबकि उस वक्त कोई संवैधानिक स्थितियाँ नहीं थी तब की बात। तो ये एक बहुत जटिल स्थिति होती है। और इसलिए ये बात मैं कहता हूँ कि आदिवासी साहित्य पर, समाज पर बात करना आज की तारीख में एक साहस का काम है, एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि हम समाज के बनाए गए नैरेटिव्स से लगातार कहीं सवाल कर रहे होते हैं, टकरा रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम फिर बात कर सकते हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, मैं संक्षेप में बस यही बात कहना चाहूँगा कि आदिवासी साहित्य की जो बात आज हम देख रहे हैं, जो विमर्श के तौर पर हमारे सामने आ रहा है, इसमें वर्तमान चुनौतियाँ तो हैं ही हैं, लेकिन ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है, संदर्भ भी है। और यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संदर्भ दिखाई देता है आदिवासी समुदायों की वाचिकता में, उनके ओरल ट्रेडिशन में, उनकी वाचिक परंपराओं में। जैसे मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के बारे में हम सब कोई जानते हैं। हम सब जानते हैं बिरसा मुंडा राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े नायक हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय नायक के तौर पर बिरसा मुंडा की स्थापना कब होती है? क्या हम 1970 ईस्वी के पहले भारतीय संदर्भों में बिरसा मुंडा को जानते थे? बिरसा मुंडा का इतिहास कैसे निर्मित हुआ? मैं छोटा सा प्रसंग बताना चाह रहा हूँ। कुमार सुरेश सिंह आदिवासी अंचल में पदस्थ थे, पोस्टेड थे, वो IAS अधिकारी थे। और चूंकि पूरा जंगल का क्षेत्र था खुट्टी, अब तो बहुत बदल गया, वो रात में सुनते थे कि आसपास के आदिवासी गांव से मांदल के बजने की आवाज आती। तो बहुत उनको आश्चर्य होता था, अरे इतना घनघोर जंगल है, रोशनी नहीं है, यहाँ मांदल के बजने की आवाज आ रही है। तो अपनी जीप निकाल के वो चले जाते थे
जिधर मांदल की आवाज़ है उधर। तो देखे थे कि आदिवासी समुदाय के लोग नृत्य कर रहे हैं एक साथ। शुरू में जब वो गए तो लोगों ने उन्हें देखा, तो देख के लोग चले गए, भाग गए कि कौन आदमी आ गया। इसी तरह से कई बार उन्होंने कोशिश की, उन्हें लगा कि लोग क्यों दूर चले जाते हैं मुझसे। उनको लगा कि शायद मैं अधिकारी हूँ या मैं बाहर का आदमी हूँ, इसलिए इनको ये बात लगी। तो बाद में वो ऐसे ही जाते थे कि किनारे कहीं बैठ जाते थे। तो बाद में आदिवासी समुदाय को लगा कि नहीं, ये दूसरों की तरह नहीं है, ये शायद हमसे कुछ बातचीत करना चाहता है। और इस तरह से उनके बीच एक संबंध बना और कुमार सुरेश जी ने एक मुंडारी भाषा के अनुवादक के जरिए उनके गीतों को समझना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि ये जो गीत गा रहे हैं क्या गा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो गीत गा रहे हैं, इस गीत में किसी एक व्यक्ति की बात कही जा रही है, कोई नायक की तरह है जिसकी शहादत का स्मरण किया जा रहा है। क्योंकि वो अधिकारी थे, उन्होंने अपने आर्काइवल में, चूंकि खूंटी डिस्ट्रिक्ट और खूंटी सब डिवीजन था, उसके आर्काइव में चीज़ों को खंगालना शुरू किया, रांची डिस्ट्रिक्ट के आर्काइव्स खोजे। तो उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति के नाम पे लोग गाना गा रहे हैं, शहादत की स्मृतियाँ हैं, उनके नाम पे तो अंग्रेजी दौर में इतने सारे आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। अंग्रेजों ने अपराधी की तरह देखा। तब उन्होंने ये एनालिसिस लिखा कि सत्ता या राज जिसे अपराधी की तरह देखती है, जनता उसे नायक की तरह देखती है। और तब जाकर उन्होंने वो किताब लिखी जो बाद में आई, बिरसा मुंडा एंड देयर मूवमेंट। और इसी किताब पर बाद में महाश्वेता देवी ने उपन्यास लिखा बांग्ला में, अरण्य अधिकार। और इसी को साहित्य अकादमी सम्मान में मिला, जो हिंदी में जंगल के दावेदार के रूप में अनुदित है। मैं उसी से जुड़ा हुआ बस एक गीत आप लोगों के सामने कोशिश कर रहा हूँ। मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वाचिकता है वो वर्तमान आदिवासी साहित्य, चाहे वो भारतीय संदर्भ में हो, वैश्विक संदर्भ में हो, उसकी एक प्रेरणा बना हुआ है, वैचारिक प्रेरणा। 4 पंक्तियों के बोल हैं, 4-6 पंक्तियों के। और वहाँ के मुंडा आदिवासी गाते हैं कि डुम्बरे गुरु चेतन रे ओकोए दुमंग रोतना को सो सुनुताना, ओकोए दुमंग रोतना को सो सुनुताना। डुम्बरी गुरु लातर रे चिमय बिगुल साड़ितना को सांगिला गादा, चिमय बिगुल साड़ितना को सांगिला गादा। डुमरी गुरु चेतन रे बिरसा दुमंग रोतना को सुसुनुताना, बिरसा दुमंग रोतना को सुसुनुताना। डुमरी गुरु लातर रे सायोग बिगुल साड़ितना को सांगिला गादा, सायोग बिगुल साड़ितना को सांगिला गादा। जोलुम दिसुम लागिनगी बिरसा दुमंग रोतना को सुसुनुताना, बिरसा दुमंग रोतना को सुसुनुताना। गुली चलाओ लागिनगी सायोग बिगुल साड़ितना को सांगिला गादा, सायोग बिगुल साड़ितना को सांगिला गादा। ये गीत है, ये मुंडारी का गीत है। अब इसका भावानुवाद बना देता हूँ। ये बात कही जा रही है क्योंकि जो डुम्बारी गुरु है, डुम्बारी पहाड़ है, वही पहाड़ बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र था। अभी आप जाइएगा वहाँ पर, अब तो बहुत बड़ी स्मृति बनी हुई है, वो आसपास के क्षेत्र से सबसे ऊंची पहाड़ी है और वहाँ पर रहकर आप चीज़ों को देख सकते हैं आसपास। तो बात कही जा रही है कि डुम्बारी पहाड़ के ऊपर कौन मांदल बजा रहा है और लोग नाच रहे हैं। फिर बात कही जाती है कि डुम्बारी पहाड़ के नीचे कौन बिगुल बजा रहा है और लोग ऊपर ताक रहे हैं। बात आती है कि डुम्बारी पहाड़ के ऊपर बिरसा मांदल बजा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं, और डुम्बारी पहाड़ के नीचे अंग्रेज बिगुल बजा रहे हैं और ऊपर ताक रहे हैं। फिर अगली पंक्ति में बात कही जाती है कि मातृभूमि के लिए बिरसा मांदल बजा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं, और गोली चलाने के लिए अंग्रेज बिगुल बजा रहे हैं और ऊपर ताक रहे हैं। अब इस गीत की फिलॉसफी देखिए, हम देखें कि क्या ये तो एक प्रकरण है जहां युद्ध की स्थितियां, संघर्ष की स्थितियां, लेकिन
समुदाय कौन सा गीत गा रहा है? वह समुदाय यह नहीं कह रहा है कि बिरसा मुंडा भी तैनात है हथियारों से लैस होकर, ये नहीं कह रहा समुदाय। वो ये देख रहा है कि सामने घिर चुके हैं अंग्रेजों से, अंग्रेज बंदूक लेकर आए, लेकिन वो मांदल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, और ये गोली चलाने के लिए ऊपर देख रहे हैं। अब गोली चलाने की क्रिया और मांदल बजाने की क्रिया और इसकी फिलॉसफी देखिए। ये जो सहजीविता की बात है, जो सहजीवन की बात है, जिसको उत्सव धर्मिता कहते हैं, वो यही है आदिवासी समुदाय में। और गोली चलाना नहीं, वर्चस्व, जिनको जमीन चाहिए, जंगल चाहिए, वो सारी चीजों पर कब्जा करना चाहिए, वे गोली चलाना। ये फिलॉसफी है और ये पूरे आदिवासी समुदायों की वाचिक परंपरा में है, उनकी वाचिकता में है। ये हमारे अकादमी का या हमारे बौद्धिक दुनिया के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने उन वाचिक परंपराओं का ना अध्ययन किया, ना उसे समझने की कोशिश की। आदिवासी साहित्य इन्हीं सारे विचारों को लेकर सामने आ रहा है और आज की तारीख में जो भी वैश्विक चुनौतियां हैं, तमाम रूप में है। यूक्रेन का संकट भी आज की वैश्विक चुनौती है। इन सारी चीज़ों के बीच में आदिवासी समुदाय का अपना चिंतन है और लगातार इस बात पर विचार कर रहा है, बहस कर रहा है कि दुनिया को देखने समझने का नज़रिया, उसकी दृष्टि बदलनी चाहिए, अन्यथा हम एक जो रिश्ता बना हुआ है प्रकृति का, मनुष्य का मनुष्य के साथ, या आदिवासी होने के जो अपने संवैधानिक और मानव अधिकार हैं, वो सारी चीज़ें लगातार क्षरित होती चली जाएगी और एक बहुत ही जटिल स्थिति भविष्य में खड़ी हो जाएगी। तो यही सारी बातें हैं। इन चीज़ों को अगर हम देखें, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें और इसके ज़रिए हम आदिवासी साहित्य में प्रवेश करें, तब हम बहुत बहुत सारे नए संदर्भों से जुड़ेंगे और तब हमें ये लगेगा कि ज्ञान की एक दुनिया भी है, विश्व दृष्टि भी है, जिसे अब तक सामने नहीं रखा गया। बस इसी बात के साथ मैं अपना समापन करना चाहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप सबने अवसर दिया। मेरी कोशिश थी कि मैं अवधारणात्मक पहलू पर ही बात करूं, क्योंकि अगर हम सीधे साहित्य की ही बात करेंगे तो साहित्य में आए लेखकों को, उनके प्रतीकों को, उनकी भाषा को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल हो पाएगा। जैसे कि हमने ये बात की तो सुंदरमाल पहाड़िया की कविता की कि दुनिया वालों पहाड़ों को देखो कि पहाड़ के सब फूल सूखते जा रहे हैं, तो यह एक अभिधा में कही गई बात नहीं है, बल्कि इसके गहरे दार्शनिक आधार हैं और उन चीज़ों से साहित्य लगातार प्रेरित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका। कुछ बातचीत करनी है ना? मैं क्या पूछ रही हूँ कि एक मिनट, तो जैसा कि अभी आप अनमोल लोगों सर को सुन रहे थे, हालांकि कार्यक्रम में भी आगे की कड़ी थी कविता का पाठ, लेकिन अभी उससे पहले हम संवाद का कार्यक्रम करेंगे, ऐसा सर ने ही कहा है। इसके बाद हम कविता पाठ रखेंगे। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं मंच सुदर्शन को सौंपना चाहूँगी ताकि आगे का कार्यक्रम और सुचारू रूप से चल सके। सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षिता। आप सबने अनंत लोगों जी को सुना और कितनी ज्ञानवर्धक बातें भी थी, और जो हमारी दृष्टि है, जिस ढंग से आदिवासी साहित्य को देखने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए, उनको भी उन्होंने स्पष्ट किया। और खास करके हम सबों के लिए, बच्चों के लिए भी ये एक देखने वाली बात होगी कि वो आदिवासी साहित्य को किस नज़रिए से देखते हैं, उनको पढ़ने का एक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए।
तो अब मैं अगली कड़ी में इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इसमें एक संवाद का कार्यक्रम है जिसमें ट्विंकल रचिता, इसके बारे में परिचय आप लोगों को है ही। ट्विंकल को सम्मानित भी हम लोग करेंगे। तो मैं सबसे पहले आनंद सर को मंच पर बुलाऊंगा कि ताकि वो ट्विंकल को सम्मानित करें, क्योंकि ट्विंकल ने हमारे विभाग में रह करके बहुत सारी सफलताएं अर्जित की हैं। वो 2022 में हंस कथा सम्मान सम्मानित हो चुकी हैं। उसने फिल्म में भी अभिनय किया है, जो अरुण प्रकाश की फिल्म बनी है नीलांबर, उनकी कहानी पे बनी है, नीलांबर ने बनाई है। बेला इक्का लौट रही है, और बहुत अच्छा संदर्भ है कि आज आदिवासी साहित्य पे बात हो रही है। बेला इक्का लौट रही है जो बहुत अच्छी कहानी है आदिवासी संदर्भों की। तो उसने बेला का किरदार निभाया था, बहुत अच्छी प्रशंसा उन्होंने बटोरी है। और एक और फिल्म वो बना रही है, हम लोग मिलकर बना रहे हैं, उसका जल्द ही आप लोगों के सामने वो फिल्म आएगी, अभी उसमें समय है। तो सर आनंद सर को मैं एक बार मंच पे बुला लूँ और आनंद सर ट्विंकल को एक बार सम्मानित करें, वो दे करके दें। फिर जाके मैं एक ट्विंकल को आग्रह करूँगा कि वो आकर के अनुज लोगों जी से संवाद कायम करें, और वो इस पे संवाद रहेगा आदिवासी विमर्श पर। आनंद सर, हाँ चलिए तालियां। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है और विभाग के बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है कि सभी रचनात्मक हो। विभाग मैं आज ये घोषणा और करना चाहता हूँ कि विभाग हर वर्ष एक पत्रिका निकालता है। पत्रिका का नाम आपको पता होगा, ज्ञान वर्तिका। पिछले वर्ष हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को पत्रिका निकली है। इस बार भी हम लोग नया अंक निकाल रहे हैं। तो आप सबों की कविताएं आमंत्रित हैं, रचनाएं आमंत्रित हैं, जिस विधान की हो। तो ट्विंकल, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आएँ और अनुज लुगुन जी से आदिवासी विमर्श के ढेर सारे मुद्दों पे विचार विमर्श करें, और हम लोग बाद में छात्रों से भी सवाल आमंत्रित करेंगे। ट्विंकल आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ही है क्या? ये निकल सकता है यहाँ से? कर दे। आप पहले घुमाइए उसको उधर। अरे माइक घुमाओ, उसी घुमाइए। मैं तो बहुत ही जूनियर हूँ, जो सवाल में ओके इसमें लगा के रखो। अच्छा, मैं वहीं आके बोल सकता हूँ सर, ठीक लेकिन है, ठीक बोलेंगे तो फिर मैं घुमाएंगे उसको। ओके, जाओ शुरू करो लाइव। ओके कैसे होता है? इसको करो।